प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। बीते दिनों आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार ने फिलहाल वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के तहत खर्च के लिहाज से 1584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जबकि पूरी योजना अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस योजना में कुछ मुख्य बातें शामिल हैं, जैसे नए कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2020 के दिन या उसके बाद हुई है और जो 30 जून 2021 तक की अवधि के बीच नियुक्त होंगे, भारत सरकार उन्हें 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। ऐसी इकाइयां जो अधिक से अधिक 1000 लोगों को रोजगार देंगी, उनके नए कर्मचारियों को EPF के संबंध में 12% कर्मचारी के योगदान और 12% नियोजक के योगदान यानी 24% का भुगतान भारत सरकार 2 साल के लिए करेगी। अगर कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा होती है तो उस स्थिति में भारत सरकार केवल कर्मचारी के योगदान के बराबर यानी 12% का ही भुगतान करेगी। ऐसा कर्मचारी जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है और EPFO में पंजीकृत किसी इकाई में 1 अक्टूबर 2020 के पहले से काम नहीं कर रहा है या उस कर्मचारी के पास अगर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इसके अलावा EPFO किसी भी योगदान को उस सदस्य के आधार लिंक्ड अकाउंट में ही क्रेडिट करेगा। पिछले दिनों इन्वेस्ट इंडिया को 2020 यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से नवाजा गया। अंकटाड यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जेनेवा स्थित हेडक्वार्टर में इन्वेस्ट इंडिया को यह पुरस्कार प्रदान किया। गौरतलब है कि UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसीज की उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन काम पर मुहर लगाता है। इसका मूल्यांकन अंकटाड द्वारा 180 निवेश संवर्धन एजेंसियों द्वारा किए गए काम की परख पर आधारित था। साल 2002 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अंकटाड द्वारा हर साल दिया जाता है। यह पुरस्कार सतत विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में निवेश संवर्धन संस्थाओं के योगदान को उजागर करता है। अंकटाड ने अपनी घोषणा में इन्वेस्ट इंडिया की बेहतरीन गतिविधियों जैसे कि बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज, सोशल मीडिया पर सक्रियता और कोविड महामारी से निपटने के लिए गठित समूहों को रेखांकित किया है। आपको बता दें कि इन्वेस्ट इंडिया का गठन 2009 में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में किया गया था। यह एक राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। यह भारत में इच्छुक निवेशकों के लिए देश में निवेश करना और अधिक सुविधाजनक बनाती है। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कोरोना वायरस महामारी के गंभीर दीर्घकालिक प्रभावों के चलते गरीबी में अभूतपूर्व वृद्धि की आशंका जताई है। इसके एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 2030 तक 207 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। नतीजतन दुनिया भर में इनकी संख्या 1 बिलियन से अधिक हो जाएगी। यह अध्ययन अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ डेनेवर में पार्डी सेंटर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स और UNDP के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का हिस्सा है। इस अध्ययन में अगले दशक में महामारी के बहुआयामी प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए सतत विकास लक्ष्यों पर कोविड-19 रिकवरी से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन किया गया है। वर्तमान मृत्यु दरों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम विकास अनुमानों पर आधारित कोविड बेसलाइन के तहत 2030 तक 44 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी की स्थिति में पहुंच सकते हैं। हाई डैमेज परिदृश्य के तहत 2030 तक 207 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में जा सकते हैं,
जिसमें महिला गरीबों की संख्या में अतिरिक्त 102 मिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अध्ययन रिपोर्ट में गरीबी को कम करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इसके तहत अगले 1 दशक में कल्याण कार्यक्रमों, गवर्नेंस, डिजिटलीकरण और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों में निवेश को आवश्यक बताया गया है। हाल ही में सरकार ने भारतीय पत्तन विधेयक 2020 के ड्राफ्ट को लोगों से परामर्श के लिए सामने रखा। सरकार को आशा है कि यह बिल आने वाले समय में भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र के लिए अहम साबित होने जा रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल में वर्तमान में लागू 1908 के भारतीय पत्तन अधिनियम को खत्म करने का जिक्र है। बिल में कुछ इस तरह के प्रावधान हैं कि पत्तनों का सतत और संरचनात्मक विकास हो और भारतीय तटीय रेखा के सदुपयोग के लिए निवेश को आकर्षित किया जा सके। बिल में मौजूद प्रावधान इस तरह से तैयार किए गए हैं कि पत्तनों का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल में एक सामुद्रिक पत्तन विनियामक प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। वहीं तटीय राज्यों की सरकारों से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना बनाने का उपबंध भी है। इसके अलावा मैरीटाइम पोर्ट्स ट्रिब्यूनल और मैरीटाइम पोर्ट्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा ताकि पत्तन क्षेत्र से जुड़ी किसी भी शिकायत का तेजी से निवारण किया जा सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास सूचकांक जारी किया। जारी किए गए सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत को 131वां पायदान हासिल हुआ है। लिहाजा 2019 में जारी सूचकांक के बरक्स इस साल भारत को 2 पायदान का नुकसान हुआ। एक बार फिर से नॉर्वे इस सूचकांक में पहले पायदान पर काबिज रहा, जबकि आयरलैंड को दूसरे और स्विट्जरलैंड को तीसरे स्थान पर जगह मिली है। वहीं पड़ोसी देश भूटान को 129वें, बांग्लादेश को 133वें, नेपाल को 142वें और पाकिस्तान को 154वें स्थान पर रखा गया है। दरअसल मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन है। इस साल भारत का स्कोर 0.645 रहा, जबकि 2019 में जारी सूचकांक में यह स्कोर 0.642 था। इसलिए रैंकिंग में पिछड़ने के बाद भी भारत की स्थिति को खराब नहीं माना जा रहा है। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रय शक्ति समता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2019 में गिरकर 6,681 डॉलर हो गई। वहीं 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल बताई गई है, जबकि बांग्लादेश में यह 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल थी। इसके अलावा 2019 में भारत में स्कूलिंग प्रत्याशा 12.2 साल रही है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के सभी आंकड़े साल 2019 की स्थिति को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी है और यह 170 देशों में गरीबी और असमानता को कम करने पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को हल करने के मकसद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सिफारिशें की हैं। गौरतलब है कि कृषि सुधारों के लिहाज से सरकार ने जून 2020 में 3 अध्यादेश लागू किए थे। बाद में इन्हें संसद ने अधिनियम में बदल दिया। इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद से ही इन पर किसानों का गुस्सा देखने को मिला है। किसानों को इस बात का डर है कि सरकार नए कानून के जरिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को कमजोर कर देगी और बाद में एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी खत्म कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकारों का कहना है कि नए कानूनों के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि होगी। इस बीच एसबीआई ने उचित समाधान के लिए कुछ बातें सामने रखी हैं। एसबीआई का मानना है कि सरकार को एमएसपी के बदले ई नाम पोर्टल पर फ्लोर प्राइस देना चाहिए। हालांकि एसबीआई ने इस पर आगे गहन विचार करने की बात कही है, क्योंकि उड़द को छोड़कर लगभग सभी फसलों पर फ्लोर प्राइस एमएसपी के मुकाबले कम ही है। एसबीआई के मुताबिक सरकार को कम से कम 5 सालों के लिए क्वांटिटी गारंटी क्लॉज की व्यवस्था करनी होगी और किसानों को भरोसा देना होगा कि सरकार किसानों से एक न्यूनतम मात्रा में माल खरीदेगी और फसलों के उत्पादन प्रतिशत का प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष के प्रतिशत के बराबर होगा। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के कारण अनाजों के मामले में सरकार को हर साल लगभग 27,000 करोड़ का नुकसान होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वर्तमान एपीएमसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर जोर दे। वहीं किसानों के हित और कानूनी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार को एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बॉडी बनानी होगी।
इस निकाय को मूल्य के संबंध में शोध करने के लिए विशिष्ट अधिकार भी दिए जाने चाहिए। इसी के साथ छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिहाज से एक अलग निकाय बनाना होगा। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि सरकार को चाहिए कि वह किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े मानकों की ठीक से समीक्षा करे। अगर सरकार केसीसी मानकों में सुधार करती है तो इससे किसानों की आय में इजाफा हो सकता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर राज्य की कुछ ग्राम पंचायतों में कामगारों के लिए आरपीएल कार्यक्रम यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम चला रहा है। इसका मकसद विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करना है। दोनों विभागों के सहयोग से यह कार्यक्रम चंदौली और वाराणसी में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के संकल्प यानी स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है। संकल्प कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस प्रोग्राम का मकसद देश के युवाओं तक गुणवत्ता परक और बाजार के लिहाज से उचित प्रशिक्षण पहुंचाना है। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम को मार्च 2023 तक की अवधि तक के लिए लागू किया जाना है। इसके आगे आरपीएल की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत कामगारों के ऐसे कौशल, ज्ञान और अनुभव की पहचान की जाती है जो उन्होंने किसी औपचारिक, अनौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा से प्राप्त किए हों। इन कौशलों को मान्यता देने के लिए इस कार्यक्रम के तहत सरकारी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाना है ताकि रोजगार के नए अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने जीएसटी में नए नियम का ऐलान किया है। नया नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। इसके मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा मासिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए कुल जीएसटी देयता के कम से कम 1% का भुगतान नकद में करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी नियम में नियम 86B को शामिल किया है जो 99% तक जीएसटी देयता के निर्वहन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से नकली बिल के जरिए होने वाली कर चोरी पर अंकुश लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोक्ता सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए कर को स्पष्ट करने के लिए प्रदान किया जाता है। दरअसल खुदरा विक्रेता डीलर से वस्तु खरीदते वक्त एक कर अदा करता है और फिर ग्राहक से उसे बेचते समय वह कर वसूलता है। दोनों कर के अंतर को उसे सरकार को अदा करना होता है। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यह दोहरे कराधान और करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसी रिपोर्ट ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार वर्ष 2021 में 9% और वर्ष 2022 में 7% तक होगा। इस कारण भारत वर्ष 2025 में ब्रिटेन, 2027 में जर्मनी और वर्ष 2030 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पूर्वानुमानों के मुताबिक चीन 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि अनुमान के मुकाबले 5 साल पहले ही चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। महामारी से निपटने में दोनों देशों की विपरीत कार्यशैली को इसकी वजह बताई गई है। गौरतलब है कि भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में फिर से 6ठे स्थान पर आ गया। वर्तमान में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूएन ने रिपोर्ट में माना है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्र में मोस्ट रेजिलिएंट यानी सबसे लचीली अर्थव्यवस्था साबित हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भले ही धीमी वृद्धि हुई, लेकिन सकारात्मक वृद्धि की वजह से भारत का बड़ा बाजार आगे भी निवेश को आकर्षित करता रहेगा।
इस रिपोर्ट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड आउटलुक इन एशिया एंड द पैसिफिक 2020-21 नाम दिया गया है। इसे यूएनएसकैप यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में एशिया के इस क्षेत्र में एफडीआई फ्लो में 2% की कमी आई है। 2018 में जहां एफडीआई फ्लो $67 बिलियन था, 2019 में वह घटकर $66 बिलियन हो गया। इस दौरान भारत में आया निवेश इस क्षेत्र के कुल निवेश का 77% रहा। भारत में 2019 में $51 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा रहा। एफडीआई फ्लो के मामले में भारत का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफी आगे रहा है। इसके साथ रिपोर्ट में आने वाले समय में भारत के टेलीकॉम सेक्टर के तेजी से उभरने की बात भी कही गई है। यूएनएसकैप संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों के सतत और समावेशी विकास के लिए तालमेल को बढ़ावा देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस का ऐलान किया है। इसका मकसद टियर 3 से टियर 6 सेंटर्स में अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना की तैनाती को प्रोत्साहित करना है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। फंड का उपयोग भुगतान अवसंरचना को स्थापित करने के लिए बैंकों और गैर बैंकों को सब्सिडी देने के मकसद से किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है ताकि फंड का प्रबंधन किया जा सके। 1 जनवरी 2021 से यह फंड 3 साल के लिए प्रभावी माना जाएगा और प्रगति के आधार पर इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस फंड में 345 करोड़ रुपए कोष की व्यवस्था है। इसमें 250 करोड़ रुपए का योगदान आरबीआई ने किया है, जबकि 95 करोड़ रुपए का योगदान कार्ड नेटवर्क द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत कई भुगतान स्वीकृति उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग कार्ड पेमेंट्स शामिल हैं। इनमें पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल पीओएस, जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क और क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स शामिल होंगे। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य व्यापारियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एवं हॉस्पिटैलिटी, सरकारी भुगतान, फ्यूल पंप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें और स्वास्थ्य सुविधाएं, खासकर जिनके पास पेमेंट डिवाइस नहीं है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी को 6 टियर सेंटर्स में विभाजित किया गया है। 20,000 से 49,999 लोगों की आबादी को टियर 3 में रखा गया है, जबकि 5,000 से कम आबादी को टियर 6 सेंटर में रखा गया है। वहीं 1 लाख और उससे अधिक की आबादी को टियर 1 सेंटर के तहत रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। 450 किलोमीटर लंबी यह एलएनजी गैस पाइपलाइन कोच्चि से मंगलुरु के बीच बिछाई गई है। इसे गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 10,000 सीएनजी स्टेशन और लाखों पीएनजी घरेलू कनेक्शन देने का वायदा भी किया। कार्यक्रम के बीच वन नेशन वन गैस ग्रिड का जिक्र किया गया और इस गैस पाइपलाइन को इस दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया। आपको बता दें कि गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के रूप में सरकार की यह एक बड़ी पहल है, जो पहले से अधिक सस्ती, आसान और इको फ्रेंडली है। इसी के तहत सरकार ने एनर्जी सेक्टर में नेचुरल गैस के शेयर को 2030 तक 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। देश में पाइपलाइन प्रसार की बात करें तो 1978 में पहली बार अंतरराज्यीय पाइपलाइन सेवा में ली गई। इसके बाद से 2014 तक 15,000 किलोमीटर लंबाई की एलएनजी गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी। 2014 के बाद से 16,000 किलोमीटर लंबाई की गैस पाइपलाइन बिछाए जाने पर काम चल रहा है। इसे अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के प्रमुख गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें जगदीशपुर बोकारो धमरा प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड, कोच्चि कुट्टनाड बेंगलुरु मैंगलुरु पाइपलाइन प्रोजेक्ट और एन्नोर थिरुवल्लुर बेंगलुरु नागापट्टिनम मदुरै तुतुकुरिन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का नाम गिनाया जा सकता है। यूएसटीआर यानी संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने डिजिटल सेवा कर को लेकर भारत, इटली और तुर्की पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक ये कर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं। इसलिए यह कर व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। यह मूल्यांकन यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच के बाद सामने आया है। भारत के संदर्भ में यूएसटीआर ने कहा कि यह कर व्यवस्था भारतीय कंपनियों को छूट देती है, जबकि गैर भारतीय फर्मों को नुकसान पहुंचाती है।
इससे प्रौद्योगिकी उद्योग में पैर जमा चुकी अमेरिकी कंपनियां खासा प्रभावित होती हैं। यूएसटीआर का कहना है कि डिजिटल सेवा कर का नुकसान उठाने वाली 119 कंपनियों की पहचान की गई है, जिनमें 86 अमेरिकी कंपनियां हैं। इसलिए यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि भारत ने कहा है कि 2% इक्वलाइजेशन लेवी उन गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लागू होती है जिनका भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। इस लेवी के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा है, जो भारत में व्यापार करने वाले दुनिया भर के सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए समान रूप से लागू होता है। लिहाजा यह लेवी किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपको बता दें कि वित्त अधिनियम 2020 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लागू करने के लिए संशोधन किया गया था। यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हाल ही में एक ई पोर्टल लॉन्च किया। यह ऑटोमेटेड ई पोर्टल खास तौर पर कर चोरी को रोकने के मकसद से लॉन्च किया गया है। हालांकि इस पोर्टल पर लोग बेनामी संपत्ति और विदेशी अज्ञात संपत्तियों पर भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल कर चोरी रोकने और ई गवर्नेंस के मामले में बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर वे लोग शिकायत कर सकेंगे जिनके पास पैन या आधार कार्ड है। कार्ड धारक न होने की स्थिति में वन टाइम पासवर्ड का सहारा लिया जा सकता है। इस पोर्टल पर 3 कानूनों मसलन इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के उल्लंघन के आधार पर शिकायत की जा सकेगी। सीबीडीटी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत हुई थी। इसके मुख्य कार्यों में प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि की उगाही और उन्हें वसूलना शामिल है। इस बोर्ड के बनने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अस्तित्व में था, जिसका गठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत किया गया था। बाद में सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत 1924 के पुराने कानून को खत्म कर दिया गया। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह 2 नए बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का गठन किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 का आयोजन कर रहा है। भारत इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है। इसमें भारत के अलावा ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत कई पहलें की गई हैं, जिसका मकसद भारत में इकोसिस्टम अकाउंटिंग यानी पारिस्थितिक लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाना है। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग यानी प्राकृतिक पूंजी लेखा एक व्यापक शब्द है जो प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक और फ्लो को मापने और रिपोर्ट करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका सुझाता है। यहाँ प्राकृतिक पूंजी का आशय अक्षय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों के भंडार से है, जो लोगों के जीवन यापन के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। यह एक उपकरण है जो देश की प्राकृतिक संपत्ति के कुल जमा को मापने और अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा हमारे पर्यावरण के बीच संबंध पर नजरिया विकसित करने में हमारी मदद करता है। यह परियोजना यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है। इसे भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैड बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति दी है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल भारतीय बैंकिंग संघ ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को बैड बैंक का सुझाव दिया था। तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों के डूबते कर्ज को नियंत्रित करती है और उनका प्रबंधन करती है। साथ ही अंतिम रूप से ग्राहकों से धन की वसूली भी करती है। हालांकि बैड बैंक कर्ज देने और जमा स्वीकार करने में कोई भूमिका नहीं निभाते, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने में मदद करते हैं। दरअसल बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके तहत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं
यानी लायबिलिटीज को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैड बैंक की अवधारणा कुछ मायनों में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की तरह है, लेकिन शुरू में सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। आपको बता दें कि अमेरिका स्थित मेलॉन बैंक ने 1988 में पहला बैड बैंक स्थापित किया था, जिसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों ने इस अवधारणा को अपनाया। अमेरिका में इसके लिए तनावग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। कई अन्य देशों ने वित्तीय प्रणाली में घाटे की समस्या से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की है, जैसा कि अमेरिका में ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से जुड़ा एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस कानून की धारा 32A को सही ठहराया है। इस कानून में यह धारा 2019 में एक अध्यादेश के जरिए जोड़ी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए सफल बोली लगाने वालों यानी बिडर्स को जरूरी बताया। कोर्ट ने माना कि इस कानून के तहत ऐसा जरूरी है कि उन बिडर्स को आकर्षित किया जाए जो कॉरपोरेट कर्जदाताओं के लिए उचित और सही मूल्य देते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे बिडर्स कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को समय से निपटाने में सहायक होते हैं, लिहाजा ऐसे बिडर्स को संरक्षण देने के पक्ष में फैसला दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत इन बिडर्स को प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों और सेबी जैसी दूसरी सांविधिक एजेंसियों की जांच से छूट देना सही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े मामलों में रिजोल्यूशन प्लान्स के क्रियान्वयन में देरी के कई मामले देखे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले जांच एजेंसीज की प्रोसेस में अटक जाते हैं। इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन किसी व्यक्ति या कंपनी की ऐसी वित्तीय स्थिति है जब उस पर बकाया राशि बढ़ती जाती है और वह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं रहता। ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए ही 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य असफल हो चुके व्यवसायों के लिए तीव्र रिजोल्यूशन प्लान यानी समाधान योजना तैयार करना है। इसके लिए कानून में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जिक्र भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए 11% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 15.4% बताई गई है। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों पर। स्वतंत्रता के बाद यह अब तक की सबसे उच्चतम ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है। यह अनुमान आईएमएफ द्वारा अनुमानित आंकड़ों से मेल खाते हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11.5% और 2022-23 के लिए 6.8% अनुमानित की है। साथ ही आईएमएफ ने भारत को अगले 2 सालों तक सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। सर्वे में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 3.5% अनुमानित किया गया है। क्षेत्रवार ग्रोथ रेट के स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 3.4%, औद्योगिक क्षेत्र -9.6% और सेवा क्षेत्र -8.8% अनुमानित किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत ऐतिहासिक रूप से 17 साल बाद वित्तीय वर्ष 2021 में चालू खाते में जीडीपी का 2% सरप्लस हासिल करेगा। वहीं वैदेशिक क्षेत्र में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 8 जनवरी 2021 को 586.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ उच्चतम स्तर पर रहा। राजस्व के स्तर पर प्रति माह जीएसटी कलेक्शन ने लगातार पिछले 3 महीनों तक 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार किया। जीएसटी लागू होने के बाद से दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा उच्चतम स्तर पर था। कोरोना काल में सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी का अनुमान किया है। सरकार का कहना है कि यह रिकवरी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, सेवा क्षेत्र में उछाल और उपभोग व निवेश में तेजी के चलते संभव हो सकेगी। साथ ही ऊर्जा मांग, रेल फ्रेट, ई-वे बिल्स, जीएसटी कलेक्शन, स्टील उपभोग जैसे संकेतकों के भरोसे भी यह रिकवरी संभावित है। सर्वे की कुछ अन्य मुख्य बातों की बात करें तो कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ यह सर्वे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। 2 वॉल्यूम में पेश हुए सर्वे में भारत द्वारा 4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाई गई है। इन पिलर्स में कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत 6 दिनों में तेजी से 10 लाख वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही वह वैक्सीन का लीडिंग सप्लायर बनकर उभरा है, जो ब्राजील सहित अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है।